Students, today we start chapter 7th from 11th class, system of particles and rotational motion, and topic of this chapter is particle. The first topic of this chapter is particle. What is particle? Particle क्या होता है students? Particle होता है an object whose mass is finite, an object whose mass is finite but whose size and internal structure can be neglected. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, an object whose mass is finite but size and internal structure can be neglected is called particle, is called particle. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, an object whose mass is finite but size and internal structure can be neglected is called particle. इसके बाद होता है सिस्टम. क्या है स्टूडेंट्स? सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which interact to each other, which interact to each other is called system. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल तो क्या था? एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसका मास तो क्या होता है? फाइनाइट होता है, बट साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड. साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट करते हैं. और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है एक कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which interact to each other, which interact to each other is called system. A collection of very large number of particles which interact to each other is called system. इसकी बात है स्टूडेंट्स इंटरनल फोर्सेस. क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस क्या होता है? द म्यूचुअल फोर्सेस, द फोर्सेस ड्यू टू, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, द म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल, द म्यूचुअल forces exerted by the particle on each other, the mutual forces exerted by the particle on each other are called internal forces, are called internal forces. जो ये पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे पे जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑन ईच अदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस. और इसके बाद होता है एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे? जो बाहर से फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे. जो कहाँ से करेंगे? द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स होंगे एक तरह से द फोर्सेस अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी. ऐसे समझेंगे, द फोर्सेस अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन ए सिस्टम. द फोर्सेस बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन ए सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस. किसी भी बॉडी पे सपोज ये कोई बोर्ड है, इस पे मैं कोई भी बॉडी है, ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल सोर्स जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. दो पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, एक सेंटर ऑफ मास और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. A point in a body, a point in a body where total mass of body act, where total mass of body act is called center of mass. A point in a body where total weight of a body act, total weight of body act is called center of gravity. किसी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. एक ऐसा पॉइंट जहाँ बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास में मास एक्ट करता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए पॉइंट इन ए बॉडी, ए पॉइंट इन ए बॉडी वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी एक्ट, वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टू पार्टिकल्स हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? लेट ए सिस्टम
let a system having two particles of masses p1 and p2, two particle p1 and p2 of masses m1 and m2, of masses m1 and m2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, let a system having two particles p1 and p2 of masses m1 and m2, their position vectors are r1 vector and r2 vector, their position vectors are r1 vector and r2 vector with origin, with respect to origin। किसी सिस्टम में टू पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 एंड m2 है, इनकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या है, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लिखेंगे RCM। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, RCM। और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2, प्लस अपॉन में क्या होगा, टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये आगे स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ये टू पार्टिकल्स के लिए था स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं n पार्टिकल्स के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो n पार्टिकल्स का सिस्टम है बिल्कुल उसी तरह से, लेट ए सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स ऑफ मासेस, इसमें m पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, उनके मासेस हैं m1 m2 m3 m4 m5 एंड पोजीशन वेक्टर n पार्टिकल्स है इसी तरह से, और इनके पोजीशन वेक्टर्स है r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, r4 वेक्टर, r5 वेक्टर, और n जो जिसका मास mn है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो rn वेक्टर होगा स्टूडेंट्स। कितना होगा स्टूडेंट्स, rn वेक्टर। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स RCM, और इक्वल होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, और कहाँ तक होगा, जितने पार्टिकल्स है, और पार्टिकल कितने हैं, n पार्टिकल्स, mn rn वेक्टर, और अपॉन में टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स, mn। इफ टोटल मास ऑफ सिस्टम, इफ टोटल मास ऑफ सिस्टम इज कैपिटल M, अगर पूरे सिस्टम का जो इस पूरे सिस्टम का जो n पार्टिकल्स है इनका मास कैपिटल M है, तो हम इसको लिख सकते हैं RCM वेक्टर इक्वल, इस टोटल की जगह टोटल मास कैपिटल M आ जाएगा, तो इसको 1/m पुट कर लिया हमने, और ब्रैकेट में रख लिया m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, और कहाँ तक है स्टूडेंट्स, mn rn वेक्टर, mn rn वेक्टर। तो इसको हमने लिखा RCM वेक्टर इक्वल, और 1/m ऐसे लिखा, और ये कहाँ से 1 से n तक ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे समेशन का यूज करेंगे, i इक्वल 1 से i इक्वल n, i इक्वल 1 टू i इक्वल n, और ये क्या रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा mi ri वेक्टर। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट, इन सभी का सम, और अपॉन में टोटल मास, अपॉन में क्या आएगा, टोटल मास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या आता है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ
सेंटर ऑफ मास। तो जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वे 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्स वाई और जेड, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इनके हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करने हैं। तो एक्स एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? एक्सीएम इक्वल, और ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और कहाँ तक? अगर n पार्टिकल हैं तो mn xn, और अपॉन में टोटल मास, अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स? टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक होगा? ये इक्वल होगा प्लस mn। इसी तरह से YCM इक्वल हो जाएगा, YCM वेक्टर इक्वल m1 y1 वेक्टर प्लस m2 y2 वेक्टर प्लस m3 y3 वेक्टर, और कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? mn yn वेक्टर, और अपॉन में टोटल मास, अपॉन में क्या है? टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक होगा? mn। ओके स्टूडेंट्स, एंड सिमिलरली बिल्कुल ZCM और इक्वल होगा m1 z1। क्या होगा स्टूडेंट्स? ZCM इक्वल m1 z1 वेक्टर प्लस m2 z2 वेक्टर प्लस m3 z3 वेक्टर प्लस कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? mn zn वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 कहाँ तक? प्लस mn वेक्टर प्लस mn। तो इस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। तो ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्सीएम, वाईसीएम एंड जेडसीएम। इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऐसे देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे एक ये स्क्वायर है, क्या है स्टूडेंट्स? एक स्क्वायर है, इसकी जो ईच साइड्स है वो 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। ये भी 2 मीटर, 2 मीटर। ये 4 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर A B C D। तो इन पे मासेज है m1 इक्वल 1 kg, m2 इक्वल 2 kg, m3 इक्वल 3 kg, m4 इक्वल 4 kg। ये मासेज है, और हमें फाइंड करने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी दो स्क्वायर है तो 2 साइड होंगे, 2 एक्सिस होंगे, तो हमें फाइंड करने हैं एक्सीएम एंड वाईसीएम। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे देखना ध्यान से। अगर हम पॉइंट ए को ओरिजिन रखें तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0, तो ये 0 0 हो गया। इस पॉइंट को देखते हैं तो ये x एक्सिस पे है, किस पे स्टूडेंट्स? x एक्सिस पे, और जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे x y होते हैं। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई 2, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 0। अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट पर क्या होगा? ये x एक्सिस से भी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 हो गई, एंड y एक्सिस से भी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर। तो 2 and 2 हो गया। अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा? ये y एक्सिस है, और जैसे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो गई, ऐसे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो जो पहली वैल्यू x की होती है 0 और y की वैल्यू 2। तो हम कैसे फाइंड करेंगे एक्सीएम एंड वाईसीएम? तो पहले देखो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 इक्वल 1, m2 इक्वल 2, ये kg है 1 kg 2 kg, m3 इक्वल 3 kg, m4 इक्वल 4 kg। बिल्कुल इनके कोऑर्डिनेट रख लेते हैं। जहाँ m1 है वहाँ जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट? x1 y1। तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, तो यहाँ x और y दोनों 0 हो गए। इसके बाद इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 0। इस पॉइंट को देखते हैं, x3 की वैल्यू 2 मीटर एंड y3 की वैल्यू भी 2 मीटर इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को देखते हैं, x4 की वैल्यू 0 और y4 की वैल्यू 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूले लगा देते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले। एक्सीएम इक्वल क्या आया था? एक्सीएम इक्वल आया था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। वहाँ तक रखने हैं जितने पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट है तो 4 तक ही रखेंगे, और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 ये वैल्यू रख देते हैं। m1 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0 प्लस m2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस m3 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस m4 की वैल्यू 4, x4 की वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0, और अपॉन में टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये टोटल मास हो गया। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये 0, ये बाद वाली टर्म 0, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4,
6 और 4 कितने हो गए 10 और अपॉन में 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो ये 10/10 इट्स मीन 1 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। इसी तरह से YCM को फाइंड करेंगे और YCM इक्वल कितना होगा बिल्कुल M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 M4 Y4 अपॉन इस तरह से यही फॉर्मूला होगा। तो M1 की वैल्यू में डायरेक्ट रखता हूँ 1 × 0 प्लस 2 × 0 M2 × Y2 होगा स्टूडेंट्स, तो 2 × 0 प्लस M3 × Y3 M3 3 और Y3 2, तो 3 × 2 प्लस 4 × 2 4 × 2 और अपॉन में टोटल मास 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4, तो 3 × 2 = 6, ये तो 0 हो गई दोनों टर्म। 3 × 2 = 6 4 × 2 = 8 और 8 और 6 कितने हो गए 14 और अपॉन में 10, तो ये हो गया 7/5। कितना हो गया स्टूडेंट्स 7/5। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए XCM YCM और XCM की वैल्यू 1 एंड YCM की वैल्यू हो गई 7/5 7/5।